हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मस्त डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से आप। उम्मीद है डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तैयारी कर ली है। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिलोंग टू द फिजिक्स। सो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट की किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 में आएंगे, और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, चैप्टर 3 की रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आइए चलते और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम को देखने में मिलेंगे, या एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने में आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम विद एसके सर, आपके अपने। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज डियर स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यहां बात करेंगे आउट ऑफ दिस नथिंग। तो मैंने वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और टाइम कवर जितना भी कम हो सके, शॉर्ट वीडियो हो सके, उसको बनाने के लिए पहले ही मैंने सारी चीजें सॉल्यूशन में लिख दी है। सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ एंड राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये 10th लेवल का है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है डियर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द या अक्रॉस इट्स एंड्स। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज अ कंपल्सरी कंडीशन। देन योर डेफिनेशन अबाउट द ओम्स लॉ इज करेक्ट, कि जो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? V प्रोपोर्शनल टू I, या आप बोलते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस आर द करेक्ट व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन स्टेटमेंट इज गोइंग टू फॉलो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर या इट्स एंड्स। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं लिमिटेशन नंबर 1, कि कभी भी हमारा ओम्स लॉ है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, नॉन ओमिक डिवाइसेस हमारा मोबाइल फोन के अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ठीक है, रेक्टिफायर, ये सब किस में आ जाएंगे? सेमीकंडक्टर में आ जाएंगे, या बोल सकते हैं कि ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं डियर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो पहली लिमिटेशन कि नॉन ओमिक डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। दूसरी लिमिटेशन डियर स्टूडेंट, जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो भी फॉलो नहीं करते हैं। किसको फॉलो नहीं करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। अभी घर से कॉल आया, सो दैट्स व्हाई आई वाज बिजी, घर पे सांप निकला ये वो, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है। एंड मतलब ईएमएफ जो हमारा 12 वोल्ट है, ये स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो 2 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, जहां करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इफ द सर्किट इज क्लोज, देन व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ी दिखती है स्टूडेंट को, और ऐसा लगता है यार ये तो नहीं होगा। देखो आरबीएससी के स्टूडेंट खास करके पैशंस रखना, एग्जाम में 56 में से 56 आएगा डियर, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। पेपर बैठोगे तब ये सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे, तब बोलेंगे अरे यार काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने वो जीवी फाउंडेशन वाले ने जो बताया होता वो कर लिया होता, तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो वो पछतावा उससे पहले ही समझ लेना कि लैंग्वेज बड़ी, क्वेश्चन ईजी है। ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालने को बोला है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ माइनस क्या हो जाएगा? IR। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 12 दे रखी है डियर, आई की वैल्यू 0.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 2 है। सो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 1 11 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए ले लिया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था सुपर कंडक्टर का मतलब ही ये है कि डियर स्टूडेंट किसी भी
एलिमेंट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर। क्या रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस है तभी ये पॉसिबल है। तो आइए देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन सुपर कंडक्टर। अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ जीरो रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। जीरो रेजिस्टेंस कब होगा ये? व्हेन कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, वो भी कितना होना चाहिए? 4.2 डिग्री केल्विन। तो सर कोई एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल, मैंने एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है कि एग्जांपल कौन होगा, मरकरी, और 4 डिग्री केल्विन पे ये बिहेव करेगा एज अ सुपर कंडक्टर। इससे इजी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट डियर। ले लिया, आगे बढ़े डियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फिर लिया मैंने। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज एक्स ओम। तो रेजिस्टेंस एक्स ओम है, तब टेम्परेचर T1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर एट विच व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 3x ओम। कितना है? 3x ओम। R2 3x ओम, T2 पता नहीं है, निकालना है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज, अल्फा दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यूनिट जरूर याद रखना, पूछी गई है एग्जाम्स में डियर स्टूडेंट, है ना। अब देखिएगा विच इज कांस्टेंट। अब क्या क्या दे रखा है? तो R1 दे रखा है x ओम, सीधा सीधा न्यूमेरिकल में। R2 दे रखा है 3x ओम, और T1 0 डिग्री सेल्सियस है डियर, और अल्फा दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको बताया भी था डियर स्टूडेंट, इसका डेरिवेशन आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है। यहां केवल और केवल फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, बिकॉज दैट इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन द केस ऑफ कंडक्टर, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर में तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो कंडक्टिविटी 0 हो जाती है डियर। ओके, तो R2 की वैल्यू रखिए 3x, R1 की वैल्यू रखिए x, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.4 10⁻⁻², T1 की वैल्यू 0, सो T2 माइनस 0 T2 रह जाएगा, और x से x क्या हो जाएगा? कैंसल। ये 1 इधर आएगा बाई टीपी होके, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 0.4 ये नीचे आएगा डिवाइड में इंटू 10⁻⁻², पॉइंट हटेगा 0 इधर आएगा, 4 की टेबल से 5 टाइम चला गया, 10⁻⁻² पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। एंड आंसर इज 500 डिग्री सेल्सियस। है ना इजी? कहा था ना मैंने डियर। चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्टेन नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, ड्रॉ नेसेसरी सर्किट डायग्राम। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने 2 डेरिवेशन करवाए थे आपको, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे क्लासेस में, और आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा था डियर। मैंने कहा था एक तो होता है कि जो पोटेंशियल के हिसाब से सॉल्व कर ले, कि VB इजिकल टू VD ले ले, एक बार हायर पोटेंशियल A को ले ले, फिर लोअर पोटेंशियल C को ले ले, दोनों तरफ माइनस कर दें, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक कंडीशन पूछी है कि आप किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे। अब आप KCL भी लगा रहे हो, KVL भी लगा रहे हो, इससे अच्छा है कि आप KVL ही लगाओ, KVL से ये इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे डियर स्टूडेंट? सर्किट डायग्राम बनाने आता ही होगा। PQRS 4 रेजिस्टेंस होंगे, S एक अननोन रेजिस्टेंस है, R यहाँ एडजस्ट होगा डियर स्टूडेंट, किसके लिए? P और Q के लिए, ताकि S की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाए अननोन रेजिस्टेंस की, और बैलेंसिंग कंडीशन पे ही हमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ABCD आपका एक पूरा सर्किट है डियर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ मैंने ABDA एक लूप ये ले लिया है, दूसरा लूप लिया है BCDB, ये दूसरा लूप ले लिया डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये जो चीज यहाँ पे समझाई हुई है डियर स्टूडेंट, इसमें करेक्शन कर लेना। तो सेकंड लूप क्या है डियर स्टूडेंट? दैट इज BCDB सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, दैट इज 0 डियर स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि BCDB कौन सा लूप लिया है, क्या है। पहले अगर क्लोज सर्किट की बात करें तो यहाँ सीधी सीधी सी एक कंडीशन लग जाएगी, क्या लग जाएगी? हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन, जो हमने लूप कंसिडर किया है। जैसे मैंने लूप कंसिडर कौन सा किया डियर स्टूडेंट? अब देखो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, आपको सबको पता है कि क्लॉकवाइज है, तो यहाँ I1 और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस का I1P लिख लिया मैंने। IG और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिख दिया, माइनस का माइनस डियर स्टूडेंट। आगे कौन है? I2 और R, ये दोनों अपोजिट है लूप, और ये जो डायरेक्शन करंट की है डियर स्टूडेंट I2 दोनों अपोजिट है, तो मैंने माइनस साइन ले लिया, इजिकल टू क्या कर दिया? 0, क्योंकि इस लूप में कोई भी EMF नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि KVL क्या कहता है? करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू
टोटल ईएमएफ प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, आ रहा है पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या हो गया, अप्लाई केवीएल इन लूप बीसीडीबी। तो बीसीडीबी में I3 की जगह I1 इन माइनस IG भी लिख सकते हो या I3 भी लिख सकते हो, I4 की जगह I2 प्लस IG भी लिख सकते हो। कैसे? आप मुझे बताइए, जब I1 यहां जाएगा तो ड्रॉप कितना हुआ IG, तो I3 बराबर कितना होगा, I1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, IG। जैसे I2 यहां जाएगा तो I1 ऐड होगा तो I4 किसके बराबर हो जाएगा, I2 प्लस IG। मैंने यहां डायरेक्टली I3 लिखा है। अब मैंने लूप लगा दिया क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो I4 और S अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का I4S, I3 और Q लूप के सेम डायरेक्शन में तो प्लस का I3Q ले लिया, और IG इंटू G अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में ले लिया। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको जो भी आपके सर ने करवाया होगा डियर, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब जॉकी मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, है ना, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि हम R को एडजस्ट करते हैं। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, तो R को एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे B और D के ऊपर पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम आ जाए, और सेम आएगा तो हमें मिलेगा नल पॉइंट, या बोल सकते हैं इसको बैलेंस पॉइंट या बैलेंसिंग कंडीशन बोल सकते हैं। तब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है हो जाता है जीरो। अब ये IG की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो और सेकंड में रख लो। जैसे ही रखा तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जहां ये वाला पूरा टर्म जीरो, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा क्या, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो I1P इज इक्वल टू I2R, और यहाँ पे I3Q इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो I4S। दूसरी कंडीशन कि जो मैंने अभी कहा था, I3 को क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस G, तो IG ही जीरो हो गया, तो I1 किसके बराबर हो गया, I3 के बराबर, और I4 किसके बराबर हो गया, I2 के बराबर, क्योंकि IG क्या हो गया, जीरो हो गया, बाय ऑब्टेनिंग द नल पॉइंट और बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, इतने तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला समझाता हूं मैं। ले लिया डियर? ओके, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ, अभी मैंने समझाया, अगर IG जीरो है, I1 किसके बराबर हो गया, I3 के बराबर, I2 किसके बराबर हो गया, I4 के बराबर। सो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मैंने वापस लिख दी यहाँ पे डियर, और I1 I3 के बराबर, तो I1 I3 कैंसिल हो गया, I2 I4 बराबर, दोनों कैंसिल हो गया, एज अबव एक्सप्लेन। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ डियर स्टूडेंट, P by Q इज इक्वल टू R by S। आ रहा है समझ में? श्योर? आगे बढ़े? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इन गिवन सर्किट इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। पहले ही कहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यहाँ लगानी कौन सी, बैलेंस, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज खुद ही एक बैलेंस है, तो P by Q किसके बराबर हो जाएगा, R by S। वैसे तो बिना सोल्व करे हो जाता है, क्योंकि पहले देखेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 1, आंसर 10 आना चाहिए, तो 20 में किसको डिवाइड करें कि आंसर क्या आ जाए, 10। तो आपको पता है कि दोनों पैरेलल में क्या लिखे, यहां केवल और केवल क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 6, और यहाँ पे लिख देंगे 3, तो R की वैल्यू 3 लिखते हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो 1/6 1/3 कितना आ जाएगा, 2, और 20 में 2 डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। आ रहा है समझ में? ये डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना है, किसमें, एग्जाम्स में। तो वहां कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बैलेंस कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S है, और ये P by Q, तो P by Q दिस 20/10 20/10। R को मैंने सॉल्व किया, देखो 6 और R किस में थे, पैरेलल में थे, तो सॉल्व करके R बराबर में लिया है 6R डिवाइडेड बाय R प्लस 6। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है भाई, 6R डिवाइड बाय R प्लस 6 लिख दिया, और ये 1 का मल्टीप्लाई 20 से 20 होगा, ये 0 से 0 क्या हो जाए, कैंसिल, तो 2 हो गया, 2 into 1 का 2 into 1 6R अपन R प्लस 6। हमने बाई टीपी वगैरह की तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 ओम। सिंपल है, कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। तो आ गया होगा समझ में, तो स्क्रीनशॉट लो, किसका वेट कर रहे हो? चलिए ले लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाई डू वी गेट बैलेंस पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मीटर ब्रिज जनरली। अब आंखें मत फाड़ देना, शक्ल मत बिगाड़ देना, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो बोर्ड पर्सपेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आएंगे कि वास्तव में एग्जामिनर जो आए थे, आपका जो भी लिया उन्होंने, वाइवा, रिटन एग्जामिनेशन, और आपको जो सर ने सिखाया कि वास्तव में आपको आता भी है कि नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं डियर। तो यहां रहेगा आंसर, बिकॉज इट मैक्सिमाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और मिनिमाइज करता है एरर को, किसमें, इन दी मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑन द बोथ साइड ऑफ द ब्रिज। अब एक ब्रिज में पूरी 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास होता है। एक जहां पर भी बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी, मान लो 40 पे आई, तो P 40 हो गया, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट Q कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 - 40,
रफली इक्वल व्हेन इट इज बैलेंस इज अचीव। ठीक है, तो रफली इक्वल का मतलब हो सकता है 39.4 हम 40 के आसपास ले लें डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन रिलेवेंट टू द एक्सपेरिमेंट अगर आपने अच्छे से किया है तो। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले बोल दिया पैरेलल और रेजिस्टेंस का केस है, तो आप सभी को पता है कंडीशन क्या रहेगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 7.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन दिस कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ बैटरी EMF 30 वोल्ट। मतलब यहाँ पे EMF मतलब पोटेंशियल कितना दे रखा है डियर, 30 वोल्ट इन ओपन सर्किट। वैल्यूज ऑफ 2 रेजिस्टर्स आर 10 ओम 12 ओम, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थर्ड रेजिस्टर्स। बिल्कुल सिंपल है यार। अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैंने सीधा ही ओम्स लॉ लिख दिया, V बाई आई, आई ऊपर चला गया I बाई V, I की वैल्यू 7.5 है और V की वैल्यू कितनी है 30 है। सॉल्व किया तो 1/12 आ गया। इन दोनों का वैल्यू पता था 10, इधर था 12, तो 1/10 प्लस 1/12। इसका मैंने क्या ले लिया LCM, 120 है, 12 प्लस 10 कितना है 22। 2 की टेबल से कैंसिल किया, ये आया 11/60। तो 1/12 इज इक्वल टू 11/60 प्लस 1/R3, 1/R3 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/60 बाई TP किया, 4/60 आया, तो R3 बराबर 60/4, 15 ओम आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा आंसर है डियर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? ये तो बोलोगे सर ये टेक अ स्क्रीनशॉट वाला ही कॉन्सेप्ट चला रखा है। नहीं भाई, हम चाहते हैं शॉर्ट वीडियो बने और ज्यादा फायदा हो। नेक्स्ट, राइट द किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये बिल्कुल आना है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना किसको ओबे करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ये ध्यान होना चाहिए। इट इज स्टेट दैट द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल EMF इन द सर्किट। तो हमने वही लिखा है, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस I इंटू आर, आगे लगा दिया टोटल, तो समेशन, फिर बोला टोटल EMF तो टोटल, और यहाँ पे EMF लगा दिया। या डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू 0, समेशन V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हो, और समेशन इसी V की जगह लिखा जा सकता है समेशन E माइनस समेशन IR इज इक्वल टू 0। तो ये वापस इधर जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। आ रहा है समझ में पक्का डियर स्टूडेंट? तो फटाफट क्या करो, समझ गए? हाँ, तो समझ गए तो फटाफट करो भाई। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैं करके दिखा दिया है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन कंडीशन फॉर द बैलेंस बाय द किरचॉफ लॉस। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी लैंग्वेज मैंने लिख दी है डियर। नेक्स्ट देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, होता तो डेफिनेटली मैं करा लेता, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भाई आज RBSC का कोई भरोसा नहीं, सिलेबस दे उससे आउट ऑफ भी चली जाती है, सो आउट ऑफ बॉक्स नहीं चली जाए, सो मैंने मेंशन कर दिया। हाउ कैन बी गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो जब भी G को किस में कन्वर्ट करना होगा, V को, तो आपको क्या करना होगा, G के साथ क्या लगा दीजिए, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा G हो गया डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ हमने हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो V इज इक्वल टू IG, और ब्रैकेट में आ जाएगा RH प्लस G, तो ये बन गया हमारा G2V। दैट्स वेरी सिंपल। अगर बोले G2A तो आप क्या ले लीजिए, स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट, और शंट को ऐड कर देंगे पैरेलल, तो पैरेलल में शंट ऐड कर देंगे किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या बन जाएगा, ए मीटर। क्या बन जाएगा, ए मीटर। नहीं तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो पाकिस्तान का बोला ऐसे गर्दन, ऐसी गर्दन हो जाएगी, ध्यान रखना है ना, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जिसको आ रहा वो धड़ाधड़ खेलेगा, विराट कोहली की तरह 100 मार देगा। ठीक है, तो ये IG और ये S, तो G2A हो गया डियर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चले आगे। ठीक है भाई। सो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द, ये हमारे चैप्टर 4 का आ गया है, मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ हो गया, दोनों में स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन आती है, यू नो वेरी वेल, V प्रोपोर्शनल टू I होता है और I प्रोपोर्शनल टू V होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक बात याद रखना कि मैं अभी से बोल रहा हूं, चांसेस है पूरे के पूरे KVL पे न्यूमेरिकल आने की। अब कैसा आएगा, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं नहीं करा सकता हूं, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप NCERT के एग्जाम्पल दोनों करके जाए, दोनों, तीनों नहीं करने, दोनों करके जाए। ठीक है, कौन से दोनों, जो सीधी सीधी सर्किट की बिहाफ पे सॉल्व करवा रहे हैं, किसको, KVL को, और उसको मैंने बहुत बार सॉल्व करवाया हुआ है आपको, और आपकी वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं जिसमें मैंने बहुत न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए हैं KVL के ऊपर डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो देखनी है, सो डाउनलोड द GV फाउंडेशन ऐप
ठीक है, ऐप पे सारी वीडियोस अवेलेबल है डियर स्टूडेंट, आप पूरे अच्छे से देख सकते हो कितने टाइप के मैंने न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करवाए हुए हैं, उससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं डियर। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट इज जनरेटेड व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई एनर्जी कर किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, तब जो डेवलपमेंट होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। याद रखना ये बनता कब है? आपकी रियल लाइफ में अगर आपको देखना है कि सर ईएमएफ मुझे तो नहीं पता है, अरे यार मोबाइल यूज करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तभी यहाँ पे चार्जिंग जैसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? अब जो बैटरीज के अंदर कौन है डियर स्टूडेंट? केमिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे मोबाइल ग्लो करता है और हमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं विदाउट एनी कनेक्शन। अब बात चलती है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रेजिस्टेंस जिसको बैटरी और सेल ऑफर करते हैं, ठीक है, जब करंट उसमें फ्लो करता है। तो जब सेल और बैटरी में करंट फ्लो करता है, वो जो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस को उसके अक्रॉस, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और भी मैंने सिंपल भाषा में आपको क्लास में समझाया था, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो नोन एज डियर स्टूडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें मैंने समझा दी डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं ये मुद्दा नहीं रह जाए सर मुझे नहीं आया। अब बात रही एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक की, सो डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ rbscsolution.com। बार बार कह रहा हूं, फिर भी आप नहीं करते हैं, फिर आपका कॉल है, इट्स नॉट माय फॉल्ट। ओके, सो ये आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए हो सकती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जीवी फाउंडेशन। दोज हु नॉट ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन द जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।